गुरुजी को मन ही मन प्रणाम करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और जैसा कि गुरुजी ने अपने हाथों से न्यूरोथेरेपी वेद को लिखा था, तो उस वेद में जो फिजियोलॉजी का पोर्शन है, तो ज़्यादातर पोर्शन जो है वो जो है गाइटन है, रोशन विल्सन है, एंड कुछ कंटेंट जो है टोरटोरा एंड ग्रावस्की करके, ऐसी 3 ये बुक्स हैं जिनमें से अलग अलग रेफरेंस से चीज़ें ली गई। तो आज से हम जो है गाइटन एंड हॉल 12th एडिशन से हम इसकी पढ़ाई करेंगे। धीरे धीरे जो है इसके हर एक चैप्टर को कवर करते जाएंगे। तो इस चैप्टर के बाद जो है सेल के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन आएगी। उसके पहले का ओवरव्यू क्या है, क्या खास जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें कि कंट्रोल सिस्टम के बारे में है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ब्लड प्लाज्मा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे, और बॉडी के कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी सेल के बारे में एक मोटे तौर पर जानकारी जो है पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 36 है, इसमें द सेल एंड हम जनरल फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? एक तरह का इसको जो है हिंदी में शरीर विज्ञान बोला जाता है, यानी कि शरीर के बारे में जो भी इंटरनल रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। फिजियोलॉजी शरीर विज्ञान का लक्ष्य उन भौतिक और रासायनिक कारकों की व्याख्या करना है जो जीवन की उत्पत्ति, विकास और प्रगति के लिए जिम्मेदार। प्रत्येक प्रकार के जीवन जिसमें हम एक सिंपल वायरस से लेके लार्जेस्ट ट्री है और कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग के बारे में हम देखते हैं। इसमें कई फील्ड हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत जिनको डिवाइड किया गया है, जैसे वायरल फिजियोलॉजी है, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी है, सेलुलर फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इसके कई सब डिविजन्स भी हैं। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे वो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे, जिसे हिंदी में मानव शरीर विज्ञान भी कहा जाता है। तो मानव शरीर विज्ञान में हम मानव शरीर की विशिष्ट विशेषताओं और जो उसके सिस्टम्स होते हैं उनकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, जो इसे एक जीवित प्राणी बनाते हैं। यह तथ्य है कि हम जीवित रहते हैं तो जटिल नियंत्रण प्रणालियों का एक परिणाम है। बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम इस बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, उन सभी का मिला जुला परिणाम होता है। जैसे कि क्योंकि हमें भूख हमें जो है भोजन की तलाश करने के लिए मजबूर करती है, और डर हमें जो है शरण लेने के लिए मजबूर करता है। ठंड की अनुभूति हमें गर्मी की तलाश करने के लिए मजबूर करती है। अन्य ताकतें हमें संगति की तलाश करने और प्रजनन करने के लिए मजबूर करती है। इस प्रकार मनुष्य जो है कई मायनों में देखा जाए तो एक स्वचालित मशीन की तरह ये काम करता है, होता है। और यह तथ्य है कि हम संवेदनशील, अनुभूति करने वाले और ज्ञानवान प्राणी हैं। हम हर चीजों को महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, और मनुष्य के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वह ज्ञान को अर्जित करके एक ज्ञानवान प्राणी बन पाता है। तो जीवन के इस स्वचालित अनुक्रम का हिस्सा है। ये विशेष गुण हमें जो है अस्तित्व में रहने की अनुमति देते हैं, जो कि व्यापक रूप से अलग अलग परिस्थितियों में हमें जीवित रहने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं। तो ये सभी चीजें जो है मानव शरीर विज्ञान के अंतर्गत। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू सेल के बारे में देख लेते हैं, और फिर जो है आगे और डिटेल में हम जाएंगे। तो शरीर की मूल जीवित इकाई जो है सेल है, यानी कि इस शरीर की सबसे आखिरी यूनिट जो है वो एक जीवित सेल है। हमारा शरीर जो है जीवित सेल से बना है, डेड सेल का कोई महत्व नहीं है ना।
सो ये जीवित इकाई क्या है हमारे शरीर की? कोशिका है। जब बहुत सारी सेल मिलती हैं तो एक टिश्यू का निर्माण करती है, और बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और कई सारे सिस्टम मिलकर हमारी ये एक ह्यूमन बॉडी को तैयार करते हैं। प्रत्येक अंग में, हमारे बॉडी में अलग अलग अंग होते हैं, जैसे लीवर है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, स्किन है, इस तरीके से। सो प्रत्येक अंग जो है इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है। सो प्रत्येक अंग इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर द्वारा एक साथ रखे गए हैं। कई अलग अलग कोशिकाओं का एक समूह है। कोई भी एक ऑर्गन है वह बहुत सारी सेल से कंपोज्ड करके बना है, और उन सेल का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उनमें अपने फाइबर होते हैं, जिसकी वजह से सेल का भी एक आकार होता है। सो उन सभी को मिला के एक ऑर्गन का निर्माण होता है। थोड़ा सा ये टफ हो सकता है, लेकिन आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आसानी से भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जहां भी मुझे लगेगा कि ज्यादा टफ हो रहा है तो मैं दोबारा उसको समझा दूंगा। आप चाहे तो बुक भी खोल के रख सकते हैं, अगर रखना है तो। आपको मैंने भेज दी है, तो उसमें से आप देखते भी रह सकते हैं, नहीं तो यहाँ से तो मैं डायरेक्ट आपको बताता जाऊंगा। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको मैं अभी दे देता हूं, तो आपको समझने में आसानी होगी। जहां मेरा कर्सर है ये एक ब्लड कैपिलरीज है, क्योंकि अभी शब्द आने वाले हैं, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरीज है, और कैपिलरीज के अंदर ब्लड प्लाज्मा है। इस ब्लड को प्लाज्मा बोला जाता है मेडिकल की भाषा में, ठीक? ये ब्लड कैपिलरीज के आसपास ये सेल्स हैं, येलो कलर में, जो लाइट येलो कलर में आपको दिख रहे हैं ये सेल्स। इन सेल्स के अंदर जो नीले कलर का है ये न्यूक्लियस है, ठीक। अब यहां पर लिखा है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि ICF, ठीक है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। और सेल के बाहर और ब्लड कैपिलरीज के बाहर, यहां पर आप देखें तो जो सेल के बाहर का जो फ्लूइड है, ये जो नीले कलर का है, ये स्पेस नहीं, स्पेस होने के साथ साथ इसमें फ्लूइड भी है, जो फ्लूइड सर्कुलेट होता रहता है, तो इसको बोला जाता है इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि ये सेल्स के बाहर का हिस्सा है। जहां पर जो सेल के बाहर का फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला जाता है। दूसरा इसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि ब्लड कैपिलरीज और सेल के बाहर के फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जा सकता है। तो IF हो गया, ECF हो गया, और ICF हो गया। इनके हिंदी नाम क्या होंगे? बाह्य कोशिकीय द्रव्य, है ना, अंतर कोशिकीय द्रव्य, यानी कि अंदर वाला जो फ्लूइड है वो अंतर कोशिकीय द्रव्य हो गया। बाह्य कोशिकीय द्रव्य जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी जो है ECF ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप ही ध्यान में रखें, बाकी फिर हम इसको आगे और क्लियर करेंगे। प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशेष रूप से एक या कुछ विशेष कार्य करने के लिए अनुकूलित होती है। इसका मतलब क्या है? हर सेल जो है एक यूनिक होती है, और उसका एक कोई खास फंक्शन होता है, उसके लिए वो जो है अनुकूलित होती है या बनी होती है। जैसे नोज की सेल्स जो है वो नोज बनाएंगी, आंखों की सेल्स जो है वो आंखें डेवलप करेंगी, है ना। सो अलग अलग कानों की सेल्स कान बनाएंगी। सो प्रत्येक प्रकार की जो कोशिका है वो एक विशेष, उनके अंदर यूनिकनेस होती है, उनका अपना एक खास फंक्शन होता है, और उसके लिए वो अनुकूलित होती है, उसके लिए वो बनी होती है, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे समझें
लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी। आरबीसी जो है, जिनकी संख्या प्रत्येक मनुष्य में 25 ट्रिलियन होती है, जो कि लंग्स टू टिश्यू यानी कि फेफड़ों से ऊतकों तक, लंग्स टू टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। हालांकि आरबीसी शरीर में किसी भी एक प्रकार की कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाई जाती है। अन्य प्रकार की लगभग 75 ट्रिलियन अतिरिक्त कोशिकाएं होती हैं जो आरबीसी से अलग कार्य करती हैं। ये ध्यान देने वाली या नोट करने वाली बात है। आरबीसी जिनकी संख्या प्रत्येक मनुष्य में 25 ट्रिलियन होती है, ठीक है, ये क्या काम करती हैं? लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाती है और ये शरीर में काफी मात्रा में पाई जाती है। और जो अन्य प्रकार की, आरबीसी को छोड़ के जो अन्य प्रकार की लगभग 75 ट्रिलियन अतिरिक्त कोशिकाएं होती हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं से अलग कार्य करती हैं, जैसे अलग अलग फंक्शन है, जैसे लिवर की जो है हेपेटोसाइट सेल्स हैं, या ब्लड में हम देखें प्लेटलेट है, डब्ल्यूबीसीज हैं, और भी अलग अलग तरह की सेल्स, वो सब जो है 75 ट्रिलियंस के अंतर्गत आ जाती है। तो इस प्रकार पूरे शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 100 ट्रिलियन। तो इतनी ज्यादा मात्रा में जो है कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। हालांकि शरीर की कई कोशिकाएं अक्सर एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन उन सभी में कुछ बुनियादी विशेषताएं होती हैं जो एक जैसी होती हैं। उदाहरण के लिए, ये जो चीज अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर सेल में एक जैसी ही होंगी। जैसे क्या होगा कि उदाहरण के लिए सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन कोशिका कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा को मुक्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के साथ प्रतिक्रिया करती है। सो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से ऊर्जा को निकालने के लिए ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीडेशन बिना जो है ऑक्सीजन के नहीं होगा। तो ये सभी सेल्स को चाहिए, चाहे वो नाक की सेल्स हो, कान की हो, आंख की हो, या बॉडी के किसी भी हिस्से की सेल्स हो, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के साथ जो भी क्रिया होनी है और उससे जो एनर्जी मिलेगी, तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो हर सेल के लिए जरूरत है उसकी। इसके अलावा और क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने के लिए जनरल केमिकल मैकेनिज्म मूल रूप से सभी कोशिकाओं में समान है, और सभी सेल्स अपने केमिकल रिएक्शंस के अंतिम उत्पादों या वेस्ट मटेरियल को आसपास के तरल पदार्थों में पहुंचाती है। आसपास का तरल पदार्थ मींस इंट्रासेलुलर फ्लूइड, या तो वह इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। तो हमारी जो सेल्स होती हैं अपना वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डाल देती है। ये वर्ड बार बार आने वाला है, तो इसीलिए ध्यान रखें इस चीज को। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर वाला फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर वाला फ्लूइड। ठीक। लगभग सभी कोशिकाओं में अतिरिक्त प्रजनन करने की क्षमता होती है। वह 1 से 2 भागों में डिवाइड हो सकती है, 2 से 4 भागों में। तो ये सभी कोशिकाओं में लगभग जो है ये प्रक्रिया होती है। पर ऐसा बताया जाता है कि ब्रेन सेल्स जो है एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बनती हैं। ऐसा कई जगह पे लिखा हुआ आया है। बाकी इसके बारे में और जब डिटेल पता होगी तो आपको और बताया जाएगा। तो सौभाग्य से जब किसी विशेष प्रकार की कोशिकाएं नष्ट हो जाती तो इस प्रकार की शेष कोशिकाएं आमतौर पर तब तक नई कोशिकाएं बनाती हैं जब तक कि आपूर्ति फिर से ना हो जाए। ये सेल के अंदर मैकेनिज्म होता है। अगर किसी हिस्से की सेल नष्ट हो जाती हैं तो हमारी जो आसपास की सेल्स हैं, वो टिश्यू है या सेल्स है, वो तब तक बनाएंगी जब तक कि वो हिस्सा पूरा ना हो जाए। जैसे मान लो कहीं खरोंच लग जाती है, आपका टिश्यू निकल गया, उंगली में चोट लगी, यहाँ से टिश्यू फट गया। अब आसपास की सेल्स जो है मिलके उसको हील करेंगी और वहां पर जो है
अतिरिक्त सेल्स जितनी भी जरूरत है उतनी मात्रा में सेल बना देंगे। ऐसा नहीं कि फिर टिश्यू बनाते गए तो वो तो बहुत लंबा ग्रो हो जाएगा, पता चले एक उंगली में कहीं लगा, उंगली जो है 1 फीट की हो गई, तो नहीं, उतना ही बनाया जाएगा जितना जरूरी है। ठीक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी सेल तब तक बनाएंगी जब तक की आपूर्ति फिर से ना हो। अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में डिटेल से। तो अभी ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, ये आपके सामने मैंने बुक रख दी है। सो इसमें आप देखते भी जा सकते हैं और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहाँ पर लिखा है? जहां मेरा कर्सर है, ये अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि बाह्य कोशिकीय द्रव, यानी कि सेल के बाहर का जो द्रव होता है, फ्लूइड होता है, उसको जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। इंटरनल एनवायरनमेंट एक वयस्क यानी एडल्ट मानव शरीर का लगभग 60% भाग तरल पदार्थ है, लिक्विड फ्लूइड है, जो कि मुख्य रूप से आयंस और अन्य पदार्थों का एक जलीय घोल है। हालांकि इस तरल पदार्थ का अधिकांश भाग कोशिकाओं के अंदर होता है। तो जो कोशिकाओं के अंदर होता है उसे कौन सा फ्लूइड कहा जाता है? आप सभी लोग चैट में लिख के बताइए। कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं? आप चैट में लिखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वेरी गुड, ठीक है। सो वेरी गुड, सभी ने बताया है, इसका मतलब काफी अच्छे कंसंट्रेशन के साथ आप जो है स्टडी कर रहे हैं। सो हमारी बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट एक वयस्क मानव शरीर का लगभग 60% भाग जो है तरल पदार्थ है, मुख्य रूप से आयनों और अन्य पदार्थों का एक जलीय घोल है। आयन मतलब उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये आयन्स होते हैं। ठीक, सो आयनों और अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ में जो है ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं, वो सारी चीजें, तो अन्य पदार्थों का एक तरह का घोल है, उसको जलीय घोल कहते हैं। हालांकि इस तरल पदार्थ का अधिकांश भाग कोशिकाओं के अंदर होता है और इसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि अंतः कोशिकीय द्रव कहा जाता है। लगभग 1/3 कोशिकाओं के बाहर के स्थानों में होता है और इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। सो अंदर वाला फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड और बाहर वाला जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। यह, अगर मैं जब भी बाह्य कोशिकीय बोलूं या एक्स्ट्रा सेलुलर बोलूं तो उसका मीनिंग एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हो सकता है मैं दोनों वर्ड बीच बीच में यूज करता रहूंगा। सो यह बाह्य कोशिकीय द्रव यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पूरे शरीर में निरंतर गति करता रहता है, इसमें एक मूवमेंट होती रहती है। एक्चुअली जो सेल होती है वो हम आंखों से नहीं देख पाते, बट उन सेल के बाहर का जो स्पेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है, उसमें जो फ्लूइड है वो फ्लूइड सर्कुलेट होता रहता है।
और उस स्पेस के बाजू में जो है ब्लड कैपिलरीज वगैरह रहती हैं। वो एक मैकेनिज्म जैसे अभी मैंने पिक्चर में दिखाया। तो वो फ्लूइड जो है घूमता रहता है, एक गति करता रहता है। इसे जो है ट्रांसपोर्टेड रैपिडली सर्कुलेटरी ब्लड में तेजी से ले जाया जाता है। सो यह जो बाह्य कोशिकीय द्रव होता है पूरे शरीर में निरंतर गति में रहता है और इसे तेजी से जो है रक्त में ले जाया जाता है और फिर कैपिलरी वॉल्स दीवारों के माध्यम से डिफ्यूजन द्वारा रक्त और टिश्यू फ्लूइड के बीच में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ नीचे जो है सेल्स हैं, उनके आसपास जो है फ्लूइड भरा हुआ है, तो डिफ्यूजन मतलब आर पार हो जाता है एक तरह से जो है, यहाँ से फ्लूइड डिफ्यूजन के माध्यम से ब्लड में जाएगी, ब्लड से कोई चीज डिफ्यूजन के थ्रू इस तरह आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगी और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है वो सेल के अंदर इंटर सेलुलर फ्लूइड में जाएगी। तो ये मैकेनिज्म कंटिन्यू काम करता रहता है। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है घूमता रहता है, सबसे बड़ी चीज, एक तो वो घूमेगा, उसमें फ्लूइड है वो गति करता रहता है, और फिर जो है कैपिलरी जो वाल्स होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनकी वाल्स इतनी पतली होती है, उनके माध्यम से जो है डिफ्यूजन द्वारा रक्त और टिश्यू फ्लूइड के बीच में ये मिलाया जाता है या ट्रांसपोर्टेड होता रहता है। बाह्य कोशिकीय द्रव में यानी कि ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, कोशिका जीवन को बनाए रखने के लिए कोशिकाओं द्वारा आवश्यक आयन और पोषक तत्व होते हैं। अगर ईसीएफ में आवश्यक पोषक तत्व नहीं होंगे, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, तो सेल जीवित नहीं रह सकती है। तो इसीलिए उसके अंदर जो है आवश्यक जरूरी आयंस और पोषक तत्व होते हैं जो किसी सेल को जीवित रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अनिवार्य रूप से एक ही वातावरण में रहती हैं जिसे कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस कारण से बाह्य कोशिकीय द्रव को शरीर का आंतरिक वातावरण या मिलियू इंटीरियर भी कहा जाता है। मिलियू इंटीरियर भी कहा जाता है। यह जो शब्द है मिलियू इंटीरियर, यह शब्द 100 साल से पहले भी 19वीं सदी के महान फ्रांसीसी फिजियोलॉजिस्ट क्लाउड बर्नार्ड द्वारा पेश किया गया। ये एक तरह का नाम है, बस नाम ही है, तो इसको नाम के तौर पे याद रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई हमारे जो काम की चीज है वो हमें इसमें से निकाल लेंगे। तो ये बाह्य कोशिकीय जो द्रव है उसका नाम उन्होंने ये रख दिया था जिसको मिलियू इंटीरियर भी कहा जाता है। इसको ईसीएफ यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। सो कोशिकाएं यानी सेल्स जीवित रहने के लिए, बढ़ने के लिए और कार्य करने में सक्षम है जब तक, कब तक सक्षम है, जब तक इस आंतरिक वातावरण में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विभिन्न आयन, अमीनो एसिड, वसा युक्त पदार्थों और अन्य घटकों की प्रॉपर कंसंट्रेशन, इसको उचित सांद्रता भी बोलते हैं, कंसंट्रेशन मतलब प्रॉपर एक मात्रा है ना, उपलब्ध होती है, तब तक उनके विशेष कार्य होते हैं। तो कोई भी सेल अपना कार्य जीवित रहने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए और कार्य करने में सक्षम होने के लिए वो तभी तक ये कर सकती है जब तक कि उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट में यहाँ पर ईसीएफ की भी बात कर रहा हूँ और आईसीएफ की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर जो देखा जा रहा है वो ईसीएफ यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात। तो ये तब तक जीवित रहेगी, तब तक बढ़ेगी और तब तक अपना कार्य करेगी जब तक कि उसके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, आयंस, अमीनो एसिड, फैट, लिपिड वगैरह है और अन्य तरह के पदार्थों की एक प्रॉपर कंसंट्रेशन होगी, तब तक उनके विशेष कार्य होंगे। अगर उनकी मात्रा कम या ज्यादा होगी तो कोई ना कोई डिजीज या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए चाहे शरीर के सर से लेके पैर तक की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी को काम करने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है जो कि वो होनी जरूरी है और उनकी एक मात्रा है, उसी मात्रा में होना चाहिए। अगर वो कम होंगी तो प्रॉब्लम होगी, अगर वो ज्यादा होंगी
तो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में डिफरेंस। Difference between extracellular and intracellular fluid. सो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? एक तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि एक जो है सेल के बाहर होता है, दूसरा जो है सेल के अंदर होता है। ये एक मेजर डिफरेंस होगा। अब डिटेल में इसका हम देखेंगे। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बड़ी मात्रा में सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में यानी कि ज्यादा मात्रा में। और साथ ही कोशिकाओं के लिए पोषक तत्व जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड होते हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जिसे कोशिकाओं से फेफड़ों में ले जाया जाता है और फिर बाहर श्वास के माध्यम से, नोज के माध्यम से हम निकाल देते हैं। फिर से देखिए, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें ज्यादा मात्रा में क्या है? सोडियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। साथ ही सेल के लिए पोषक तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड होते हैं। दूसरा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जिसको क्या किया जाता है कि सेल के माध्यम से फेफड़ों में ले जाया जाता है और फिर वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? किसी को कोई जानकारी है तो आप चैट में लिखिए। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की मात्रा कम हो जाए और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की मात्रा बढ़ जाए, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए या सोडियम, क्या हो सकता है? अगर किसी को पता है तो आप चैट में लिखें, नहीं तो फिर आगे मैं उसका और चीजें आपको क्लैरिफाई करूंगा। या जिसको पता है वो हैंड रेज भी कर सकता है, तो हम थोड़ा उस पर डिस्कशन भी किया जा सकता है। किडनी इशू हो सकते हैं, बिल्कुल ये सही है। लेकिन एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जब शरीर में नमक ज्यादा हो जाता है तो आपने देखा होगा वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है। तो सोडियम के कारण क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा ये जो है नमक अगर बढ़ जाएगा तो शरीर में क्या होगा? वाटर रिटेंशन बढ़ना शुरू होगा और स्वेलिंग आ सकती है। अगर वो सेल के अंदर बढ़ जाए तो आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे किशमिश है, हाँ बिल्कुल हाई बीपी हो सकता है ना, और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सेल के अंदर इसको आप इससे समझिए कि जो किशमिश होती है उसको आप नॉर्मल पानी में डाल दीजिए, रात को आप भिगा देंगे तो सुबह तक आप देखेंगे कि वो फूल जाती है। कैसे फूल जाती है? वो डिफ्यूजन के माध्यम से वो पानी को अंदर खींच लेती है। अब अगर उसी पानी में सॉल्ट मिला दिया जाए बहुत ज्यादा मात्रा में, या कंसंट्रेटेड सॉल्ट होगा, तो वो पिचक जाएगी, उसके अंदर का फ्लूइड खींच लिया जाएगा। तो इसी तरह से हमारी
बॉडी में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जानने के लिए। तो ज्यादा जब नमक होगा तो बीपी भी बढ़ेगा, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसमें भी सॉल्ट बढ़ जाएगा। तो ये हम आगे स्टडी करेंगे कि कौन सा आयंस बढ़ने से जो है प्रॉब्लम बढ़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ईसीएफ में हमने देखा कि ज्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड, सोडियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट आयंस है, और ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड होते हैं। अच्छा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि जो भी सेल्स ऑक्सीडेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो कहाँ डालेगी? सबसे पहले तो वो डालेगी ईसीएफ में, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। उसके बाद वहां से कैरी होके कहाँ जाएगी? वो ब्लड में जाएगी, और फिर ब्लड से होते हुए कहाँ जाएगी? लंग्स में, और फिर लंग्स से जो है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो पाथवे है वो इसी तरह से होगा, डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाएगी, उसको गुजरना पड़ेगा किससे? ईसीएफ से, है ना। तो जैसे पुराने जमाने में किले बने होते थे, उनके आसपास जो है पूरे में घेरा में एक पानी का बहुत बड़ा वो स्रोत बना देते थे, तो जिसको भी जाना उसी से गुजर के जाना होता था, या सेफ्टी के तौर पर। तो इसी तरह से यहाँ भी एक सिस्टम है कि सेल का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ईसीएफ में डाल दिया जाता है, फिर ईसीएफ से जो है ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से जो है आपके किडनी में जाएगा तो किडनी से बाहर निकल जाएगा, है ना। लंग्स में जाएगा तो लंग्स से गैसेस बाहर निकल जाएंगे, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही जो अन्य सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें उत्सर्जन के लिए गुर्दे में ले जाया जाता है, तो वो भी जो है ईसीएफ में होते हैं। अच्छा, अभी ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है? तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से काफी भिन्न होता है। उदाहरण के लिए इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाने वाले सोडियम और क्लोराइड आयनों की बजाय इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फेट आयनों की बड़ी मात्रा होती है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और फास्फेट आयनों की बड़ी मात्रा होती है। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट इनकी ईसीएफ में मात्रा कम होगी और आईसीएफ में ज्यादा होगी। और सोडियम, क्लोराइड, इस तरह के जो आयन है इनकी ईसीएफ में ज्यादा मात्रा होगी और आईसीएफ में कम। ठीक है। सो ये जो है बड़ी मात्रा में आयन्स इनके अंदर होते हैं। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फेट आयनों की बड़ी मात्रा होती है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ईसीएफ में सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है। एक तरफ है सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में है पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट। ठीक, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से आयनों के परिवहन के लिए सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से आयनों के परिवहन के लिए विशेष तंत्र बाह्य कोशिकीय और अंतः कोशिकीय द्रवों के बीच आयन कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं। इन परिवहन प्रक्रियाओं पर जो है नेक्स्ट चैप्टर 4 में जो है डिटेल उसके ऊपर चर्चा है। थोड़ा सा जब मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था तो उस समय आपको बताया था कि ये ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, आवाजाही जो है सेल मेम्ब्रेन से होती रहती है। तो उसमें क्या है कि अगर मान लो यहाँ पोटेशियम कम हो गया या ऊपर पोटेशियम की ज्यादा जरूरत है तो एक्सचेंज होते रहते हैं, तो एक बैलेंसिंग बना रहता है ताकि कहीं भी ज्यादा ना हो जाए। ऊपर अगर सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको थोड़ा सेल के अंदर भेजा जाएगा, सेल के अंदर अगर पोटेशियम ज्यादा हो गया तो उसको इस तरीके से किसी चीज को बाहर निकालना है, किसी को अंदर लेना है। तो ये जो आयन का कंसंट्रेशन है एक निश्चित मात्रा जो है वो बनाई जाती है। ठीक, ये था एक डिफरेंस इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में।
नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पर जो है स्क्रॉल है, होमियोस्टेटिक मैकेनिज्म ऑफ द मेजर फंक्शनल सिस्टम। साइड में एक पिक्चर है, इसका भी ध्यान रखिए तो ये समझने में आसानी होगा। होमियोस्टेसिस शब्द का उपयोग फिजियोलॉजिस्ट द्वारा आंतरिक वातावरण यानी इंटरनल एनवायरनमेंट में लगभग स्थिर स्थितियों के रखरखाव के लिए किया जाता है। अनिवार्य रूप से शरीर के सभी ऑर्गन एंड टिश्यू ऐसे कार्य करते हैं जो इन अपेक्षाकृत स्थिर स्थितियों को बनाए रखने में मदद करते हैं। किस तरह की स्थिर स्थितियां होती हैं? उदाहरण के लिए लंग्स सेल्स के द्वारा या एल्विलाई के द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की भरपाई करने के लिए एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड द्रव को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। किडनी गुर्दे के जो है किडनी जो है निरंतर आयन कंसंट्रेशन बनाए रखती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है पोषक तत्व प्रदान करती है। तो शरीर को जीवित रहने के लिए या सेल को फंक्शन प्रदान करने के लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारी जो एल्वुलाई हैं उनका जो काम है ऑक्सीजन को प्रॉपर सेल तक ऑक्सीजन लेना और फिर ब्लड में छोड़ देना, बाकी का काम आगे। तो सभी कोशिकाएं अपना अपना एक प्रॉपर फंक्शन करते रहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का अपना फंक्शन है, किडनीज का अपना फंक्शन है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक फंक्शन है। तो अगर ये अपना अपना काम करते रहेंगे प्रॉपर तो बॉडी का होमियोस्टेसिस बना रहेगा। होमियोस्टेसिस एक समग्र रूप से देखा जाए तो पूरी बॉडी का प्रॉपर रख रखाव बना रहेगा। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के माध्यम से जो है न्यूट्रिशन सेल्स को नहीं मिलेगा तो सेल डैमेज होना शुरू हो जाएगी। किडनीज अगर आयन कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में हो सकती हैं, जैसे कि सोडियम बढ़ जाएगा तो बीपी बढ़ने की चांस है, बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ सकता है, स्वेलिंग बढ़ सकती है। इस तरीके से अगर कम हो जाए तो जो है क्रैम्प्स आना शुरू होंगे और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस लेक्चर में जो है ज्यादातर जो बड़ा हिस्सा है वो इसी बात से संबंधित है कि किस तरह से प्रत्येक अंग या टिश्यू होमियोस्टेसिस में योगदान देता है। तो नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग। ये आपके सामने है। तो यहाँ पर ये पिक्चर पहले इसमें समझ में आएगा किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस पिक्चर को आप देखें, जहां मेरा कर्सर है वहां पर आप ध्यान दें। लंग्स जो है ऑक्सीजन को ब्लड में डालेंगे और वह हार्ट से होते हुए आपके बॉडी में जो अयोटा है उसके माध्यम से अलग अलग जगह जाएगा। कहाँ तक जाएगा? आपके गट में जाएगा, जीआई ट्रैक्ट है, किडनी में जाएगा और ब्लड कैपिलरीज अलग अलग जगह हैं, इस तरीके से वो जाएगा। फिर ये जो सेल्स हैं अपना यूज करके ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को फिर से ब्लड में डाल देंगे। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आगे जाके वेना कावा के माध्यम से लीवर से होते हुए ये दोबारा फिर जो है हार्ट में पहुंच जाता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वो ब्लड जो है पोर्टल वेन के माध्यम से, पोर्टल वेन ये सबसे जो है ब्लड कलेक्ट करती है, आपके गट से है और ये किडनी से है। तो इस सब जगह से कलेक्ट करके फिर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जो है फिर जो हार्ट में पहुंचता है और फिर हार्ट से जो है फिर लंग्स में जाता है, लंग्स से शुद्ध होकर फिर हार्ट में। तो ये एक तरह का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है। इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड
के साथ ट्रांसपोर्टेशन और मिक्सिंग का क्या सिस्टम है वो हम देखेंगे। इसको हिंदी में रक्त परिसंचरण प्रणाली भी कहा जाता है। सो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड शरीर के सभी भागों में 2 चरणों में जो है सर्कुलेट किया जाता है, परिवहन किया जाता है। पहला चरण रक्त वाहिकाओं में शरीर के माध्यम से रक्त की आवाजाही है, और दूसरा चरण जो है रक्त केशिकाओं और ऊतक कोशिकाओं के बीच इंट्रासेलुलर या अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान के बीच जो है द्रव की आवाजाही है। फिर से इसको समझेंगे। पहला स्टेज में ये जो हमारा ब्लड है, रक्त परिसंचरण प्रणाली जो है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के द्रव के जो है शरीर के सभी भागों में ये 2 चरण में जो है सर्कुलेट होता है। पहले भाग में क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स के माध्यम से शरीर के माध्यम से रक्त की आवाजाही होती है, और दूसरा जो है रक्त कोशिकाओं और टिश्यू सेल्स के बीच जो स्पेस होता है उसके बीच में द्रव की फ्लूइड की आवाजाही है। जैसा कि हम चित्र में देखेंगे, ये जो है अब देखिए जहां मैंने अभी समझाया था, तो इस फ्लूइड में क्या है कि पहला जो पोर्शन है ये सेल्स तक पहुंचेगा और दूसरा पोर्शन यहां से ये लेके जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि डायग्राम 1 और 1 में दिखाया गया है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम में सभी रक्त पूरे परिसंचरण सर्किट को पार करता है। जब शरीर आराम कर रहा होता है तो औसतन 1 बार प्रति मिनट, ये जो ब्लड है इसको ध्यान रखिए, ये पूरा सर्कुलेशन यहां से शुद्ध रक्त लेगा और यहां से होते हुए पंप जैसे ही होगा, ये पूरा साइकिल पूरा करने में इसको जो है 1 मिनट का टाइम लगता है। कितने मिनट का? 1 मिनट के अंदर से यहां से रक्त गुजर जाता है। कौन सी अवस्था में? रेस्टिंग मोड में, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। और तो औसतन 1 बार प्रति मिनट के हिसाब से ये एक साइकिल पूरा करता है, पूरे सर्किट को पार करता है। और जब कोई व्यक्ति अत्यधिक सक्रिय होता है तो 6 बार प्रति मिनट भी हो सकता है। अगर कोई जो है एक्टिव, कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है, या आप कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या ओवर एक्टिव है, तो उस समय ये जो ब्लड है बहुत तेजी से घूमता है, तो वो 1 मिनट में 6 बार घूम सकता है। तो इस वजह से जो है बीपी भी बढ़ जाता है। जब बहुत ज्यादा आप एक्सर्शन करते हैं तो स्वाभाविक ब्लड घूमेगा तो जो है बीपी बढ़ेगा, लेकिन बॉडी जो है उसको मैनेज करती रहती है। वो लंबे समय तक नहीं रहेगा, जैसे ही वो रेस्टिंग मोड में जाएगा बीपी नॉर्मल है। तो जब हम रेस्टिंग मोड में होंगे तो बॉडी 1 मिनट में ये साइकिल पूरा करेगी ब्लड का जो है सर्कुलेशन। और जो सर्कुलेशन 1 मिनट में हो रहा है, अगर कोई एक्टिविटी ज्यादा करता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता है, तो वही जो ब्लड है वो 1 मिनट में 6 बार सर्कुलेट हो सकता है। तो आप सोचिए, आपको एक्सरसाइज करने के लिए जो बोला जाता है या पेशेंट को हम फिजिकल एक्टिव रहने के लिए बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? उसका एक रीजन ये भी है कि उसके शरीर में रक्त का संचार जो है तेजी से होगा। तेजी से होगा तो सब कुछ अच्छे से होगा, हर सेल तक जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी। नहीं तो 1 मिनट की प्रति दर से तो वो घूम ही रहा है। आगे आपको जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उस सिस्टम में आपको जाके और भी अमेजिंग चीजें पता चलेंगी कि हमको मूवमेंट करनी क्यों जरूरी है। तो इसीलिए जो है जो चीज अगर तेजी से घूमेगी तो वहां कचरा जमने की संभावना कम रहती है, लेकिन जो चीज स्लो घूमेगी, जैसे किसी का रक्त गाढ़ा हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो शरीर में कहीं भी कचरा जम सकता है। एग्जाम्पल आप एक नाली का ही ले लीजिए। अगर किसी नाली में पानी प्रॉपर प्रेशर के साथ जा रहा है तो वो नीट एंड क्लीन रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। और जहां पर सर्कुलेशन बराबर नहीं है तो वहां पर आप देखेंगे कचरा जमा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है ना। तो इस तरीके की कंडीशन वहां पर हो जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो औसतन जो है नॉर्मल टाइम में 1 बार प्रत्येक मिनट होता है, और जब कोई व्यक्ति अत्यधिक सक्रिय होता है तो 6 बार प्रति मिनट तक हो सकता है। जैसे ही रक्त कैपिलरीज से गुजरता है, रक्त के प्लाज्मा पोर्शन और इंट्रासेलुलर स्पेस को भरने वाले इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको अंतराली द्रव भी कहा जाता है, के बीच एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाह्य कोश के द्रव का निरंतर आदान प्रदान होता है। यह आप डायग्राम 1-2 में देख सकते हैं। ये मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस डायग्राम में आप देखें, ये देखिए, ये आर्टरी है, ये सेल्स है, ये सेल के अंदर का क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये ब्लड प्लाज्मा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और यहीं पर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो ये जो एक्सचेंज है यहाँ पर चलता रहता है सेल के माध्यम से। तो सेल का जो भी है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के माध्यम से जो भी एक्सचेंज है वो यहाँ ब्लड कैपिलरी से होता रहता है। और सेल को जो चाहिए वो कहाँ से लेगी, वो ले लेगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। तो अभी तक शायद बहुत से लोग ये समझते आए होंगे कि खून से डायरेक्ट सेल को जो है सप्लाई मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में स्पेस है, इस बात का ध्यान रखिए। ये जो बीच में स्पेस है, सो इस स्पेस में क्या है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इनमें एक्सचेंज होता है। फिर वहां से जो है सेल जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ले लेती है। तो ब्लड से आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और सेल के अंदर जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर फ्लूइड में। इस तरीके से यहाँ पर ये परिवहन होता रहता है। तो एक्सचेंज होता है, जो जरूरी चीज है ब्लड से ले ली जाएगी और वेस्ट मटेरियल ब्लड में छोड़ दिया जाएगा। ठीक, अभी हम 1 मिनट का गैप लेंगे। ट्रिलियन का बताएं, किसी ने क्वेश्चन किया है कि ट्रिलियन का क्या है। तो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं यहाँ पर। चलिए ट्रिलियन का आपको बता देते हैं, 100 ट्रिलियन कितना होता है। अगर इसको करोड़ में देखा जाए तो ये 1 लाख करोड़ के करीब होता है। इसकी कैलकुलेशन आप जो है बाद में करते रहिए, एक मोटे तौर पे आपको बता दिया। और गुरुजी ने वेद में लिखा है 10⁻32, ये लिखा है। ठीक? ये ट्रिलियन होता है। तो इसको मोटे तौर पे समझ लीजिए कि बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो आप सभी लोग भी थोड़ा पानी जिसको लेना है वो ले लीजिए, फिर हम जो है आगे। क्वेश्चन हम थोड़ी देर में लेंगे, थोड़ा एक 10 मिनट और हमारा क्लास कंटिन्यू करके फिर हम आपका जो भी क्वेश्चन है उसको लेंगे।
यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकी है, कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम जो है देखते हैं इसको। सो कैपिलरीज की दीवारें जो है रक्त के प्लाज्मा में अधिकांश अणुओं के लिए परमिएबल यानी पारगम्य होती है, यानी कि उसमें से कोई चीज इस तरफ से इस तरफ जा सकती है और इस तरफ से इस तरफ आ सकती है। जी। सो कैपिलरीज की दीवारें रक्त के प्लाज्मा में अधिकांश। अच्छा, कोई सवाल है? किसी ने लिखा है? ओके, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो पिक्चर है, पिक्चर में आपको जो दिख रहा है, ये आर्टरी से ब्लड आता है। ठीक, ब्लड कैपिलरी जो है हर सेल के नजदीक से गुजरती है। ठीक, तो जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो रेड दिख रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर सेल्स यहाँ से ऑक्सीजन ले लेती हैं और इसमें जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती हैं। तो यहाँ से आर्टरी है, फिर ये जो जब यहाँ एक्सचेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छोड़ दी जाती है तो उसका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा। तो ये छोड़ने के बाद ये जो है फिर वेन्यूल कहलाता है, ये फिर वेन से वेन जुड़ जाती है, तो इसीलिए इसका कलर जो है बदल जाता है। तो रेड ब्लड जो दिख रहा है, रेड कलर है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लाज्मा है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक, ये इसका कलर से दिखाया गया है कि दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है जी, आपको क्लियर है? सो कैपिलरीज की दीवारें रक्त के प्लाज्मा में अधिकांश अणुओं के लिए परमिएबल होती हैं, यानी कि अणु जो है एक दूसरे से आर पार हो जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन अणुओं के अपवाद के साथ जो कैपिलरीज से आसानी से गुजरने के लिए बहुत बड़े होते हैं। सो जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। ठीक, सो वे जो है कैपिलरीज को आर पार नहीं कर पाते हैं। सो उनको कहाँ डालते हैं? फिर लिम्फ ब्लड में डाला जाता है। ठीक, सो उनको जो है फिर अमीनो एसिड के तौर पे जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। तो प्रोटीन के जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो जो है इसके अपवाद, यानी कि वो पारगम्य उन वो नहीं निकल पाते हैं देखा जाए तो। बाकी अधिकांश अणुओं के लिए ये परमिएबल होती है, इससे आर पार गुजर सकते हैं वो। बट प्लाज्मा प्रोटीन अणुओं के अपवाद के साथ है जो कैपिलरीज से आसानी से गुजरने के लिए बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए बड़ी मात्रा में लिक्विड सब्सटेंस और उसमें घुले हुए या लिक्विड फ्लूइड और उसमें घुले हुए घटक रक्त और टिश्यू स्थानों के बीच आगे पीछे फैलते हैं, जैसा कि तीरों द्वारा दिखाया गया है। उसी पिक्चर में आप देखें जिसमें की डायरेक्शन दिखाई गई है, जैसा कि तीरों द्वारा दिखाया गया। तो प्रसार की यह प्रक्रिया प्लाज्मा और अंतराली द्रव दोनों के अणुओं की काइनेटिक मोशन गति के कारण होती है। वहां जो काइनेटिक मोशन है उसके कारण जो है अणु जो है प्रसार करते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो घूम रहे हैं वो फिर वहां से जो है ब्लड प्लाज्मा में जाना। तो ये काइनेटिक मोशन वहां होती रहती है, उसके कारण जो है इनका प्रसार या मूवमेंट होता रहता है। यानी द्रव और घुले हुए अणु लगातार प्लाज्मा और इंट्रासेलुलर स्पेस
या अंतर कोशिकीय स्थानों में तरल पदार्थ के भीतर सभी दिशाओं में आगे पीछे हो रहे हैं और उछल रहे होते हैं। साथ ही कैपिलरी पोर्स के माध्यम से भी वो आगे पीछे हो रहे होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन उनका चल रहा होता है। कुछ कैपिलरी जो है 50 माइक्रोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होती हैं, जो कुछ सेकंड के भीतर कैपिलरी से सेल्स तक लगभग किसी भी पदार्थ के प्रसार को या पहुंचाने को सुनिश्चित करती है। इस प्रकार शरीर में हर जगह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोनों लगातार मिश्रित हो रहे हैं, जिससे कि पूरे शरीर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की एक रूपता बनी रहती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड श्वसन प्रणाली में, यहाँ पर आप देखेंगे एक डायग्राम है, उससे क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये डैश में, इसको आप देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा। तो श्वसन प्रणाली के माध्यम से जो है ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसफर होती रहती है। तो चित्र एक एक से पता चलता है कि हर बार जब रक्त शरीर से होकर गुजरता है तो यह लंग्स से भी होकर बहता है। रक्त एल्वेलाई में ऑक्सीजन उठाता है और इस प्रकार कोशिकाओं द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करता है। एल्वेलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के ल्यूमन के बीच की झिल्ली, जिसे एल्वेलर मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो केवल 0.4 से 2.0 माइक्रोमीटर मोटी होती है और ऑक्सीजन इस मेम्ब्रेन के माध्यम से मॉलिक्यूलर मोशन से रक्त में तेजी से फैलती है। तो मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, वहां तेजी से आएगी और डिफ्यूज होकर ब्लड में घुस जाएगी। इसी तरह से ब्लड जब तेजी से आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर एल्वेलाई में ले ली जाएगी और सांस के माध्यम से ये बाहर छोड़ दी जाएगी। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक, आगे का टॉपिक नेक्स्ट। तो ये हमने देखा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन और मिक्सिंग सिस्टम देखा कि किस तरीके से ईसीएफ के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन का क्या कॉम्बिनेशन होता है, किस तरीके से दोनों साथ साथ काम करते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग जो थी ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाती है मॉलिक्यूलर मोशन के थ्रू। सो यहाँ पर जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या रोल प्ले करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए, वो वहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर भेजता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरीके से उसका साथ देता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन करने। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जठरांत या फिर हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कैसे अपना योगदान देती है। तो हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त का एक बड़ा हिस्सा जीआई ट्रैक्ट की दीवारों से भी होकर गुजरता है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और अमीनो एसिड सहित विभिन्न घुले हुए पोषक तत्व, इंजेस्टेड फूड यानी कि एब्जॉर्ब किया गया फूड, भोजन से रक्त के ईसीएफ द्रव में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। नेक्स्ट है liver and other organ that perform primary metabolic function। ये हम देखते हैं, फिर इसके बाद क्लास को हम यहाँ पर विराम देंगे।
सो जीआई संबंधी मार्ग से जो भी हमारी आंतों से जो है एब्जॉर्ब किया गया न्यूट्रिशन है या पदार्थ है, सभी पदार्थों को कोशिकाओं द्वारा उनके अवशोषित रूप में उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि जिस तरीके से उनको एब्जॉर्ब किया गया है उसी तरह से सेल उनका यूज नहीं करती। तो लीवर इनमें से कई पदार्थों की केमिकल जो संरचना है को अधिक उपयोगी रूप में बदल देता है और शरीर के अन्य टिश्यू, फैट सेल्स और जीआई म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकोशा है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोशा एंड किडनीज और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, ये अवशोषित पदार्थों को मॉडिफाई करने में या संशोधित करने या उन्हें तब तक संग्रहित करने में मदद करते हैं जब तक उनकी आवश्यकता ना हो। तो यकृत यानी लीवर शरीर में उत्पादित कुछ अवशिष्ट उत्पादों और ग्रहण किए गए फूड को, इंजेस्टेड फूड, उसको जो है डिटॉक्सिफाई करता है और उसमें अगर कोई हार्मफुल केमिकल है तो उसको खत्म करता है, जो कि हमने लीवर की क्लास में देखा था कि लीवर का एक फंक्शन होता है किसी भी तरह के हार्मफुल कंटेंट को खत्म करना, और ये किसका काम होता है? हमारी कफर सेल्स का काम होता है, ठीक। और किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट भी लीवर निकालता है। तो इस तरीके से जो चीज ग्रहण की जाती डायरेक्ट उसी रूप में यूज नहीं की जाती, लीवर उसको मॉडिफाई करता है ना, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है जो हमारी सेल्स जिसका प्रॉपर उपयोग कर सके। ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या रोल प्ले करता है, फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस, फिर उसके बाद जो है हार्मोन सिस्टम आएगा, थोड़ा सा प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इनका एक ओवरव्यू, और फिर एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म, इसके बारे में देखेंगे अगली क्लास में। तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा शुरू होगा सेल, जो कि होगा यूनिट 1 का चैप्टर 1 के अंदर ही आएगा ये, सेल एंड इट्स फंक्शन। तो उसमें हम फिर सेल के बारे में जितनी डिटेल्स है वो हम पढ़ेंगे।